Do you often feel sharp elbow pain while lifting or gripping any object? If yes, you might be suffering from condition called lateral epicondylitis. ये कॉमनली जाना जाता है टेनिस एल्बो के नाम से। ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को ही नहीं बल्कि ये किसी भी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं हूं डॉक्टर जीशान। मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूं एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ एक्सेलरेटेड एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड वेलनेस सेंटर विच इज़ बेस्ड इन दिल्ली। और आज हम बात करेंगे टेनिस एल्बो के बारे में और साथ ही समझेंगे कि टेनिस एल्बो क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं और इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है और साथ ही इसको मैनेजमेंट यानी कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेनिस एल्बो आखिर होता क्या है? टेनिस एल्बो, अगर आप टेनिस रैकेट की बात करें, अगर हम हाथ में रैकेट पकड़ते हैं तो रेपिटेड मूवमेंट होता है एल्बो एंड रिस्ट का। ये अगर मूवमेंट होता है तो यहाँ पे एल्बो में एक टेंडन होती है, इसका नाम है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। इस टेंडन में इन्फ्लेमेशन आती है और ये टेंडन डैमेज होता है, माइक्रो ट्रॉमास होती है। बार बार जब एक ही मूवमेंट रिपीट होता है तो इसमें टेंडन में इंजरी होती है, इसी वजह से इसे टेनिस एल्बो कहा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन में ही नहीं बल्कि नॉर्मल पॉपुलेशन में भी है। चाहे कोई पेंटर है, पेंटिंग का काम करता हो, या प्लम्बर हो जो रेपिटेड मूवमेंट करता है, तो उससे भी इस टेंडन में इंजरी आती है और ये कंडीशन उनको होती है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला सिम्टम होता है पेन इन लैटरल एपिकोंडाइल, यानी कि जो एल्बो का जो लैटरल बाहरी हिस्सा है जहाँ पे वो टेंडन अटैच होती है, इस पे पेन होता है और यहाँ पे स्वेलिंग भी हो सकती है। और ये जो मसल है जिसको बोलते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, तो इस मसल के यहाँ पे स्टिफनेस भी हो जाती है। और कुछ एडवांस केसेस हो जाता है जिसमें ये बहुत क्रॉनिक या बहुत बढ़ चुका होता है। उस केस में क्या होता है, हमारा ग्रिप कमज़ोर हो जाता है। अगर हम कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कप पकड़ना हो या हम कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी आप कर रहे हो, डेली एक्टिविटी जो हम करते हैं, चाहे कपड़ा निचोड़ना हो या कोई भी एक्टिविटी हो, तो ये ग्रिप हमारा वीक हो जाता है। उसके साथ साथ पेन है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस है। सो ये एक्यूट फेज में और ये क्रॉनिक फेज में ये सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हैं जैसा कि थ्रॉबिंग और बर्निंग पेन इसी पर्टिकुलर लेटरल एपिकोंडाइल पे, रिस्ट और एल्बो का मूवमेंट में बहुत ज़्यादा तकलीफ, या फिर कोई आप ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको रेडिएटिंग और बर्निंग पेन फील होता है। एल्बो से लेके रिस्ट तक काफ़ी ज़्यादा टेंडरनेस, काफ़ी ज़्यादा थ्रॉबिंग, बर्निंग पेन फील होता है और स्पेशली रात में ये तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये डोमिनेंट हैंड में ज़्यादा होता है। आपका कोई भी डोमिनेंट हैंड हो, अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट आपका डोमिनेंट हुआ, राइटी हैं तो राइट हुआ, तो ये डोमिनेंट हैंड में ओवर यूज़ बहुत ज़्यादा होता है या आप रिलेटिवली यूज़ ज़्यादा करते हैं, इस वजह से ये डोमिनेंट हैंड में ज़्यादा होता है। अगर ये सिम्टम आपको है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाइए या अपने फिजियो से आप मिलिए। तो आखिर टेनिस एल्बो के क्या कारण होते हैं? जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये रेपिटेड स्ट्रेन इंजरी यानी कि माइक्रो ट्रॉमास होते हैं, यानी कि एक मूवमेंट बार बार करने की वजह से जो टेंडन और मसल में इंजरी आती है उसको कहते हैं माइक्रो टीयर्स या माइक्रो ट्रॉमा। मानिए ये टेंडन जो है धागे की तरह है और इस टेंडन में अंदर जो फाइबर्स हैं वो बारीक धागों की तरह हैं और उसमें अगर 100 धागे हैं तो वो 100 धागों में अगर एक धागा टूटेगा तो आपको इतना पेन महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर 100 में से 10 धागे टूटेंगे या 15 धागे टूटेंगे तो आपको पेन आएगा, स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लेमेशन आएगा, तो आपको सिम्टम महसूस होगा। तो ये सबसे पहला कारण होता है जिसको हम बोलते हैं रेपिटेड स्ट्रेन, यानी कि रेपिटेड मूवमेंट्स। कोई भी मूवमेंट आपने बार बार किया, उसकी वजह से जो माइक्रो ट्रॉमा, जो धागा टूटा और उसमें जो इन्फ्लेमेशन और पेन आया उसकी वजह से, वो पहला कारण है। और दूसरा कारण है कि कोई सडन जर्की मूवमेंट आपने कर दिया, कोई आपने एक बहुत तेज मूवमेंट कर दिया, उसकी वजह से इस धागे में यानी इस टेंडन में जो डैमेज हुआ, जो इंजरी आई। बट ये जो सडन मूवमेंट होता है ये बहुत कम देखा जाता है जिसकी वजह से ये सिम्टम आते हैं। लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से टेनिस एल्बो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे तो इट कैन हैपन टू एनीवन, ये किसी को भी हो सकता है,
लेकिन रिस्क फैक्टर फॉर एग्जांपल अगर कोई ओबेस है यानी कि मोटापा बहुत ज़्यादा है, उनको ये कॉमन हो सकता है। कोई स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, उनको ये हो सकता है। या फिर कोई एथलीट है या किसी भी रैकेट स्पोर्ट्स में है, चाहे वो बैडमिंटन खेलता है, चाहे वो लॉन टेनिस खेलता है, चाहे वो गोल्फ खेलता है, या किसी भी तरीके का रैकेट स्पोर्ट्स अगर वो खेलता है तो उनको ये हो सकता है। या फिर अगर हम कोई प्रोफेशन और उठाएं, जैसे कि कोई कुक है, शेफ है, कोई डेली खाना बनाता है और डेली ये मूवमेंट करता है, कोई प्लम्बर है जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया, या कोई पेंटर है, कोई पेंटिंग का काम कर रहा है, कोई गार्डनर है, बेसिकली रेपिटेड मूवमेंट जो बार बार कर रहा है। सो ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं ये ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो आइए जानते हैं इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद आपको क्लिनिकल एग्जामिन करते हैं। सो क्लिनिकल एग्जामिन में एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कोजेंस टेस्ट, जो कि इस तरीके से एक मूवमेंट कराया जाता है। अगर अगेंस्ट रेजिस्टेंस यानी कि आपको पुश किया जाता है और आप इसके अगेंस्ट काम करते हैं, तो इसमें जब आपको पेन फील होता है तो इसको बोलते हैं कोजेंस टेस्ट पॉजिटिव। अगर इसमें पेन नहीं होता है तो ये टेस्ट नेगेटिव है। फिर फर्दर एग्जामिनेशन किया जाता है या फर्दर इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है, जिसमें एक्सरे यूज किया जाता है या फिर एमआरआई किया जाता है या फिर डायनेमिक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अगर इससे भी नहीं पता लगता और तकलीफ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उसमें ये इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी यूज किया जाता है, जिसमें हम मसल का कंडक्शन चेक करते हैं। कुछ केसेस में ब्लड टेस्ट भी किया जाता है अगर उनमें सस्पेक्ट किया जाता है कि कोई आर्थराइटिक या इन्फ्लामेटरी चेंजेस होते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में। तो डॉक्टर आपको टेंडन रिकवरी के मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट मीन्स के बारे में बताएंगे, जिसमें सबसे पहला मेथोडोलॉजी जो यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं, उसका एक शॉर्ट टर्म निमोनिक्स यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं राइस। राइस स्टैंड्स फॉर रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। सो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये किसी भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन या किसी भी इस तरीके की इंजरी में ये फॉलो किया जाता है। जैसा हमने बात किया राइस यानी कि रेस्ट, तो इनिशियली उसको रेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपका जो भी कॉमन रेपिटेड मूवमेंट था उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी टेंडन हील होगा। उसके बाद आपको आइसिंग करनी है। आइसिंग यानी कि बर्फ से सिकाई करनी है। उससे आपका जो एक्यूट इन्फ्लामेशन या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है तो आपका इन्फ्लामेशन सबसाइड होगा, तो आपका पेन कम होगा। अगर फिर भी आपको आराम नहीं मिलता है तो उसके बाद आपको कंप्रेशन करना है। बेसिकली इसको आपको, इस टेंडन को आपको कंप्रेस करके रखना है किसी काउंटर फोर्स ब्रेसिंग से या फिर किसी बैंडेज से या किसी गर्म पट्टी से, सो दैट इसको एक कंप्रेशन मिलेगा, तो उससे टेंडन को रिलेटिव हील होने का टाइम मिलेगा और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगा। और इसके अलावा एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब है कि अगर आप हाथ लटका के रखेंगे और इसमें ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है तो स्वेलिंग आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींचती है, तो स्वेलिंग हाथ में, एल्बो में और रिस्ट में आने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इसको आप हार्ट लेवल से एलिवेट करके या फिर आप इसको डायरेक्ट हैंग ना करके इसको आप जैसे पॉकेट में आपने रख लिया या आपने इस तरीके से होल्ड कर लिया, सो इससे आपका थोड़ा स्वेलिंग कम हो जाएगा। कंजर्वेटिव मीन्स में यानी कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में कुछ और तरीके हैं, जैसा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि एनसेट्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी पेन किलर भी यूज होता है। और कुछ केसेस में हम फिजियोथेरेपी मोडालिटीज़ भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्राई नीडलिंग। ड्राई नीडलिंग एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें हम एक फाइन नीडल यूज़ करते हैं और इस टेंडन या मसल को थोड़ा रिलीज करते हैं, जिससे इसका प्रेशर कम होता है और इसकी हीलिंग थोड़ी एनहेंस हो जाती है। और कुछ मोडालिटीज़ होती हैं जैसे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी, उससे इसकी हीलिंग थोड़ी बढ़ जाती है। और क्लास 4 लेज़र यानी कि लेज़र एक मशीन होती है जिससे इसकी हीलिंग एनहेंस हो जाती है। सो बेसिकली दीज आर मोडालिटीज, ये मशीन्स है जिसके थ्रू इसकी हीलिंग थोड़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ केसेस में स्टेरॉइड इंजेक्शन भी दिया जाता है टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन और पेन कम करने के लिए। और कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और उसके हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट प्लान करें। कुछ केसेस में सिम्टम बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, 6 से 12 महीने लग जाते हैं,
स्टेरॉइड देने के बाद भी पेन कम नहीं होता है, तो उस केसेस में सर्जरी रिकमेंड की जाती है। तो सर्जरी से वो चीज़ मैनेज हो जाती है। लेकिन ये बहुत एडवांस केसेस में होता है। मोस्टली केसेस में ये एक्यूट मैनेजमेंट के टाइम पे ही ठीक हो जाता है, यानी कि इनिशियल फेज में ही ठीक हो जाता है। ये कंडीशन काफ़ी कॉमन है और काफ़ी पेनफुल है। तो वक्त रहते अगर इसका आप इलाज कर लेंगे, अपने फिजियो या अपने डॉक्टर से सलाह ले लेंगे, तो इसका इलाज बहुत टाइमली हो जाएगा और ये तकलीफ क्रॉनिक नहीं बनेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप टाटा 1mg से जुड़े रहिए। धन्यवाद।